the chairperson of Weber Education Cultural Welfare Society, Dr. Shamama Parveen, respected principal Dr. Sheikh Kabir Ahmed sir, staff of Sir Syed College of Arts, Commerce and Science, and the speech that you just heard about career guidance talk by Anish Kutti sir, very inspiring, very informative. I'm meeting him for the first time. I've heard a lot about him. A person in kurta, pajama, topi, dadi. People may be looking at him with a different view, but somebody with so much knowledge to guide the youngsters. कुटी साहब आप बार-बार बोल रहे थे, ऐसा पहली बार हुआ, मैंने ऐसा पहली बार देखा. Friends, one clarification before I start speaking. This program was to start at 10:30. I was to come at 10:30 because the program was 10:30. But when I was approached by the principal and the staff of Sir Syed College, I was told Mr. Kutti will be coming and he will be delivering a lecture on career guidance. And maybe you can come after his lecture. But I had planned that way only. So I am not late for the program. Let's be very clear. मैं देर से नहीं आया. मुझे जो वक्त बताया गया था मैं उसी वक्त के हिसाब से आया हूँ. लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए. कुटी साहब का लेक्चर सुनने के बाद, उनका गाइडेंस लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम बार बार कुटी साहब को यहाँ पर बुलाएं और हमारे यंगस्टर्स को गाइडेंस करने के लिए आगे चल के क्या करने का है. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई, शमामा परवीन मैडम ने जो बताया है कि 70% of the students in Sir Syed College are girls. This is a very, very good news for the community. जितना करियर गाइडेंस कुटी साहब ने बताया है, my personal feeling is at least 50% of the girls will Google Mr. Kutti और लड़के जो है वो बाहर जाते ही मेरी रील 300 पे पहुंच गई है. Let me be very honest, let me be very candid. The real stars of our society are not the politicians. The real stars of a society are not IAS, IPS officers. The real stars of a society, and especially of a community, are those people who are running education institutions. And for this, I congratulate Shamama Madam, the principal, Kabir Sahab. एक स्कूल चलाना, एक कॉलेज चलाना मामूली बात नहीं है. बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के अंदर सबसे अहम काम, सबसे अहम किरदार अगर किसी का है, अपने कौम को आगे बढ़ाना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, मुल्क को आगे बढ़ाना, वो काम अगर कोई कर रहा है तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, चाहे वो सर सैयद कॉलेज हो, मौलाना आज़ाद कॉलेज हो या दूसरे जो भी कॉलेजेस हो, मैं समझता हूँ कि अगर 70% मैडम ने मुझे बताया कि दे स्टार्टेड विद 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चों से शुरुआत हुआ ये सफ़र, एक एक आते गए, जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2000 की स्ट्रेंथ सर सैयद कॉलेज के अंदर है. ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है. मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि अगर डॉक्टर रफीक ज़करिया ने यहाँ पर मौलाना आज़ाद कॉलेज का लेडीज सेक्शन अगर नहीं खोले होते तो शायद हमारी बच्चियाँ इतनी तालीम हासिल नहीं कर पाती. अगर तिलावत अली सर अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, 5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, लेकिन मैंने उनके उस स्ट्रगल को देखा है, मैंने उनकी उस तड़प को देखा है, महसूस किया है कि किस तरीके से वो अपने स्कूल कॉलेज को आगे बढ़ाना चाह रहे थे. वो काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा. जो लोग उनके साथ शुरुआत से जुड़े हैं वो बहुत ही जानते हैं कि कैसी दिक्कतें, कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा.
उसके बावजूद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये इदारा इतनी कामयाबी के साथ रन हो रहा है तो मुबारकबाद के हकदार उनकी बेटी शमामा मैडम है, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि 5 साल पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अब ये इदारा कौन चलाएगा, किसी और की तरफ उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने ये सोचा कि कोई और नहीं, मैं खुद चलाऊंगी। और आज हमें इस बात की खुशी है कि ये इदारा इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ बच्चियां तो मनी मन सोच रहे होंगे कि ये करियर काउंसलिंग हमारे को क्या है, अम्मी अब्बा का इंतजार कर रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, शादी करवा कर भेजा दे। हमारा तो यही, हमारी काउंसलिंग तो ऐसी ही होती है कि हमारी बच्चियां 11वीं 12वीं पढ़ रहे, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए, कोई अच्छा सा लड़का देखे और खुदाफिज कर दे। बिल्कुल शादी भी करिए, लेकिन शादी करते वक्त अपने शौहर से, अपने ससुराल के साथ एक समझौता जरूर करिए। बोलना मैं हर चीज करूंगी, मुझे पढ़ाई से रोका ना जाए, मुझे पढ़ने से रोका ना जाए, मुझे आगे बढ़ने का है। आज जो कोर्सेस कुट्टी साहब ने बताए, मैं भी बहुत सारे कोर्सेस को नहीं जानता हूं, लेकिन जो कोर्सेस उन्होंने बताए, वरना हमारी जहन, हमारी सोच तो यही है कि हमको डॉक्टर बनने का है या इंजीनियर बनने का है, क्योंकि बेहिसाब इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, किसी एक कॉलेज में तो अपना नंबर लग ही जाएगा, डॉक्टर बनने का है। लेकिन कुट्टी साहब ने आपको A, B, C, D, E तक देखे, उन्होंने बताया क्या क्या कोर्सेज है करके। कुट्टी साहब आपकी इजाजत से मैं पूछना चाहूंगा, एक P भी आता है इसके अंदर, पॉलिटिक्स इसलिए ये जितने भी बातें आपने बताई है, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है उस पी से मिलता है। इस देश के अंदर सारे फैसले अगर लिए जाते हैं तो वो पॉलिटिकल क्लास लेता है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो। मैं अक्सर अपने बारे में लोगों को ये बताता हूँ कि हर कोई जिंदगी में हर उसमें कामयाब नहीं हो सकता है, किसी को दूसरे नंबर पे, किसी को तीसरे नंबर के ऊपर, और कोई फेल भी हो जाता है। मैं इंजीनियरिंग का फेल स्टूडेंट हूँ। मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे, और जैसा हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, बाप डॉक्टर है तो बच्चे ने भी डॉक्टर बनना चाहिए। मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो कहे कि इंजीनियरिंग तो कर लो कम से कम। JNC के अंदर, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन कराया गया, मैं वहां पर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले लिया। 1 साल जबरदस्ती के जब आपको डाला जाता है कि नहीं आपको ये करना है, तो इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये सब मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कहाँ आके बैठ गया हूँ, ये अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग मैं कैसे कर पाऊंगा करके। मैं 1 साल के बाद इंजीनियरिंग छोड़ दिया, और छोड़ के मेरे साथ एक टैग लग गया, ये इंजीनियरिंग का फेल स्टूडेंट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है, जिस JNC कॉलेज से मैं फेल होकर बाहर निकला था, उसी कॉलेज के अंदर 8 साल के बाद मैं चीफ गेस्ट बनकर गया था। वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरा तारुफ कराया। हमें खुशी है कि इंडिया जमीन आज हमारे बीच में आए हैं, ये हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मैं झूठ बोलते से मैं 1 ही साल था, मैं फेल होकर निकला था, लेकिन मैंने उस नाकामयाबी को अपने दिल पर नहीं लगाया, ये नहीं कहा कि अपनी जिंदगी में क्या करूंगा। बढ़ते गए, इम्पॉसिबल की शुरुआत जो होती है, अगर आप आय को अगर ले ले, M को अलग कर दे और I को अलग कर दे, तो फिर पॉसिबल होता। और इससे बढ़कर मैं क्या उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर लगन हो, मेहनत हो, शिद्दत के साथ काम करने का जुनून हो, तो जो इंसान कुछ नहीं कर सकता है वो इस शहर का MLA भी बन सकता है और इस जिले का MP भी बन सकता है। अंबानी और अडानी अगर चाहे कि हमें लोकसभा में अंदर जाकर बैठना है, नहीं बैठ सकते, लेकिन मुझे वो शर्त हासिल हुआ कि मैं पार्लियामेंट के अंदर जाऊं और जिन कोर्सेज के बारे में, जो कोर्स मैंने लिया था जिसमें फेल हो गया था,
उसका सिलेबस कैसा होगा, ये पार्लियामेंट में हम तय करते हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि मैं जब बैठा था यहाँ पे, मुझे लगातार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वकील के फोन आ रहे थे, मुझे जमानत लेना है सर। अगर मैंने जमानत नहीं लिया तो शायद वो नॉन बेलेबल वारंट मेरे इशू कर सकते थे, मुझे अरेस्ट कर सकते थे। और ये क्यों? कि मैंने ना कहीं चोरी करी है, ना कहीं डाका डाला है, ना किसी की साथ धोखाधड़ी की है। ये सिर्फ इसलिए कि मैं सच बोल रहा था और सच उन्हें सुनने की आदत नहीं रही। इसलिए प्रोफेशन चाहे आप कोई भी ले ले, अगर आप अच्छे इंसान बनकर अगर नहीं रहे, मैं खासतौर से नौजवानों को ये बात कहना चाहता हूँ, और मैं ये अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर ये बात कहता हूँ कि दुनिया में मेरे लिए सबसे अजीज कोई थे तो मेरी वालिदा थी, मेरी माँ थी। 2 इलेक्शन जब मैं लड़ा, जिस शिद्दत के साथ वो मेरे लिए दुआएं करती थी, मैं 2 इलेक्शन हारा, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने 10 साल लोगों को तो दिए, लेकिन जितना वक्त मैं अपने माँ बाप को, मेरे वालिदा को देना चाहता था, उतना दे नहीं पाया। इसलिए नौजवानों में तुमसे ये अपील करूंगा, दुनिया में तुम कितने भी बड़े हो जाए, कितनी ही दौलत कमा ले, कितनी ही शोहरत कमा ले, लेकिन अपने बुजुर्ग माँ बाप की अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई डिग्री आपके लिए मायने नहीं रखेगी, कोई मायने नहीं रखेगी। ये कितने फख्र की बात है, यहाँ का चिकनखाने के अंदर एक सिविल हॉस्पिटल नया जब बना तो मैं वहां पर गया उसके उद्घाटन के मौके के ऊपर, तो सिविल सर्जन के कैबिन के अंदर अभी तक जितने सिविल सर्जन हुए हैं उनके नाम है। 50 साल के बाद शायद मेरे वालिद साहब ने भी नहीं सोचा था होगा कि मैं जिस जगह का सिविल सर्जन था, 50 साल के बाद मेरा बेटा आकर उस बोर्ड का इनॉग्रेशन करेगा जिसके सबसे ऊपर डॉक्टर सैयद अब्दुल जलील नाम है। मैं नौजवानों से एक बात हाथ जोड़कर बताना चाहता हूं, हम अपनी नस्लों को कैसी बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने नौजवानों की जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। आज सही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम क्या नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिन हर चीज के पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्या क्या नहीं मुमकिन हो सकता है, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर मिसयूज अगर हुआ तो वो कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। पॉजिटिव साइड है उसका, लेकिन नेगेटिव साइड के ऊपर भी मैं नौजवानों से, लड़कों से इस वजह से ये अपील कर रहा हूं, नशे से दूर रहिए। बड़ा अफसोस होता है मुझे इस शहर की, जिले की नुमाइंदगी करने के बावजूद भी जब मैं अपने नौजवान बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा हूं। बेचने वाला कौन, बेचा कहां जा रहा है, तो किराड़पुरे में, कटकट गेट पे, रोशन गेट पे, गुडी लाइन में, टाउन हॉल के ऊपर, कहां कौन रहते हैं? यहाँ पर हम रहते हैं, वहां पर आप रहते हैं, वहां पर। अगर इस नशे से अगर हम दूर नहीं होंगे तो हम अपनी आंखों के सामने, और ये मत समझना मेरे घर में इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरा बच्चा तो बड़ा सीधा साधा है, जो जहर आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है वो दरवाजे के अंदर भी कब दाखिल होगा आप सोचते ही रह जाएंगे। ऐसे ऐसे घर की बच्चियां आज रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर, कि अगर मैं खुद अगर वहां जाकर नहीं देखता तो शायद मुझे भी नहीं यकीन हो सकता था कि माँ बाप के पास हर चीज है, हर चीज है माँ बाप के पास, लेकिन बच्ची रिहैबिलिटेशन सेंटर के ऊपर आई
क्योंकि कॉलेज के अंदर उसको किसी ने नशे की गोलियां क्या होती है वो लत लगाई। मुझे यकीन ही नहीं होता था जब मुझे बताया गया था कि फलां घर की बच्ची है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में है, फलां घर की बच्ची है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर, मुझे यकीन ही नहीं होता। मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई किया और तब जाकर मुझे इस जहर का अंदाजा हुआ कि कितनी तेजी से ये फैल रहा है। मैं शमामा मैडम से यही अपील करूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के अंदर जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगा कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हमारा अपना कोई नहीं है, ना आपकी हुकूमत है, ना सरकार है, ना प्रशासन है, ना पुलिस है, कोई नहीं है। आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिवाय तालीम के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ बहाने ढूंढते हैं। बहाना ऐसा ढूंढते हैं कि नहीं साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारे को कहाँ नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही। अगर आप में काबिलियत है तो कोई भी इदारा गधे घोड़ों को नहीं लेता है। अगर काबिलियत है तो बराबर आपको आपके मुकाम तक वो पहुंचाएगा। मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया था कि लंदन की हुकूमत, यूके गवर्नमेंट में 2-3 साल पहले एक डेलीगेशन इंडिया से उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने सर्वे करके इस मुल्क से 12 पॉलिटिशियंस को सिलेक्ट किया। उन 12 पॉलिटिशियंस में महाराष्ट्र से एक लोग और एक इम्तियाज जलील था, जिसको यूके गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया और उन्होंने उसका सब्जेक्ट दिया था कि फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंट्री, यंग पॉलिटिशियंस। अब आप सोचिए, कुर्की साहब मैं इतना खुश हुआ जब मुझे पता चला कि महाराष्ट्र से एकलौता एक यूके गवर्नमेंट के सर्वे के अंदर आता है यंग पॉलिटिशियंस, फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंट्री। मैं खुशी खुशी जाकर घर पे जब बताया तो मेरे बच्चे ने सुन तो लिया, लेकिन वो मुझे गौर से देखने लगा। मैंने क्या हुआ? तो बोले आपको यंग कैसा बोल रहे थे? मैं वही कह रहा था, क्वेश्चन ही करो, बच्चों से वही बात करो, क्वेश्चन पूछो। तो यंग कैसा बोल रहे हैं आपको? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी वहाँ पे जाने का मौका मिला। मैं वहाँ पर गया। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर दिल पे ले ले, अगर ये ठान ले कि मुझे ये करना है, तो क्या नहीं हो सकता है। और बहुत ज्यादा बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिस शख्स को आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, 24 साल पत्रकारिता करने के बाद, जर्नलिज्म करने के बाद एक शख्स शहर में आता है और कहता है कि मैं एमएलए बनना चाहता हूं, लोग हंसना शुरू कर देते हैं, पागल हो गया है। लेकिन क्यों ना हम कोशिश करें, वही जज्बे के साथ मैदान में उतरे तो अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए बन गए। फिर 5 साल के बाद जब बोले नहीं एमएलए नहीं, एमपी बनना है, तो लोग फिर हंसना शुरू कर डाले, जरा ज्यादा हो जा रहा है, एमएलए बना दिए तो बोल रहे एमपी भी बनते हैं। लेकिन हमने कहा कि 2 ही चीजें हैं, अगर लड़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। लड़े तो जीते, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र से एकलौता एक मुस्लिम एमपी आपकी नुमाइंदगी करने के लिए दिल्ली के ऐवान में जाकर बैठा। अगर मैं भी यही सोचता, जैसा मुझे भी ये बताया जाता था, नहीं साहब मामूली बात थोड़ी है एमपी बनना, कितने सारे वोटर्स होते हैं, कितने गांव है, कितने पोलिंग बूथ होते हैं, जात धर्म मजहब ये सब मुद्दे होते हैं, पैसा लगता है कहाँ। जब ये बातें करते थे तो मैं उनके जवाब से यही देता था, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी। सबसे पहले नाश्ता तो हुआ होगा ना, जाते सिर्फ जोर से आपको सुनना चाहता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी जाइए। और मुझे खुशी होगी कि हमारी बच्चियां जिन्होंने हाथ उठाए थे कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मैं एमपीएससी यूपीएससी पास करूंगी, मुझे खुशी होगी
जब वो बच्ची अपने वालिदैन के साथ मेरे पास आएंगी और कहेंगी कि आपके हम लेक्चर सुने थे, कुट्टी साहब जब आए थे उन्होंने हमको गाइडेंस दिए थे और उस गाइडेंस को हमने फॉलो करते हुए आज मैं इस मुकाम के ऊपर पहुंच चुकी हूँ। Nothing is impossible in this world, friends. Just keep on trying. देखिए मेरे साथ दो अल्फाबेट्स लगे हुए हैं। पहला तो मेरा अल्फाबेट है, कुट्टी साहब वहां तक गए नहीं थे, मैं सोच रहा था जे तक चले जाएंगे और पीछे से चिल्लाऊंगा जर्नलिज्म। पत्रकार बहुत है, ईमानदारी की पत्रकारिता कोई नहीं कर रहा है, ये हमें मानना चाहिए। इसमें जो भी प्रोफेशन आप ले, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स ले ले, चाहे फिर आप जर्नलिस्ट बन जाए, क्यों नहीं। मैं जिस एनडीटीवी चैनल के अंदर 12 साल काम करता था, वेस्टर्न महाराष्ट्र का ब्यूरो चीफ था, मेरे दिल्ली के ऑफिस के अंदर 75% बच्चियां वहां पे काम करती थी, 25% सिर्फ लड़के थे, 75% लड़की। आप भी कर सकती है, और अब जरूरी नहीं है किसी चैनल के अंदर आपको जाना है, किसी न्यूज़पेपर को आपको ज्वाइन करना है। अब सोशल मीडिया का दौर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप अपना पॉडकास्ट बना के अपना मीडिया खड़ा कर सकते हैं, जो सच है वो सच को सच बोल सकते हैं। ये चीज करिएगा जिंदगी में, इंशाल्लाह जरूर आप लोगों की अगर मेहनत रहेगी तो आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से सर सैयद कॉलेज के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, गर्ल्स एंड बॉयज, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।